बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट को। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो सबसे पहला तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। किसी भी एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर जाएंगी हम उसी को उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज द बी डॉट ए, वेयर बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड ए के ऊपर वेक्टर हेड है, तो ये सिंपल सरफेस एरिया नहीं है, दैट इज टेकन एज अ वेक्टर एरिया। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी मानी जाएगी? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला अब इसे फर्दर कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दैट इज द बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है? ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। याद रखना है, ये सरफेस एरिया का एंगल नहीं है, ये एंगल वेक्टर एरिया का लिया जाएगा। अब अगले बात पर अगर हम आते हैं तो देखिएगा यहां पर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज के लिए डिस्क्रिप्शंस लेते हैं। लेट्स सपोज हमने किसी भी सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में लाइक दैट रखा हुआ है। अगर ये सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि इसका वेक्टर एरिया। एक्चुअली वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया हमारे पास एक ऐसा एरिया है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ दैट एरिया। मैग्नीट्यूड तो सरफेस ऑफ दैट एरिया ही के बराबर होती है, बट दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन ये किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में। जैसे अगर ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का सरफेस एरिया आप इसके सिंपल मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि अगर हम इसकी डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं वेक्टर एरिया के तौर पर तो दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैंगे तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। दैट्स व्हाई बी ए कॉज ऑफ 0। कॉज ऑफ 0 की वैल्यूज क्या होती है? 1। तो ये उस सूरत में हमारे पास इसका मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यूज होगी। मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर होता है? सिंपल आपने मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यूज पर चलते हैं। अगर आप किसी भी सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रख दें, याद रखें मैंने लफ्ज बोला सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रख दें, तो अब जो इस पर आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और हमें थीटा जो एंगल लेना है वो आउटवर्ड नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही लेना होता है। तो दैट्स व्हाई अगर ये cos ऑफ 90 है तो आप सबको पता है cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है? दैट इज 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यूज निकल आई। किसकी मिनिमम वैल्यूज है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव बी ए इसकी मिनिमम वैल्यूज नहीं होगी, वो भी मैक्सिमम ही होगी। नेगेटिव का साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, तो इसकी मिनिमम आंसर क्या निकलता है? दैट इज 0। ये दोनों पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। और अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था? दैट इज अ बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब देखिएगा सरफेस और वेक्टर एरिया में डिफरेंस क्या है। देखिए लेट्स सपोज मैंने एक कॉइल रखी हुई, इसका आउटवर्ड नॉर्मल पर ये इसका वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रही है कि दैट मेक्स सम एंगल विद द वेक्टर एरिया। इस एंगल को हमने थीटा से मार्क कर दिया। अब देखिएगा आपको नजर आ रहा है कि ये इसका सरफेस एरिया है, हम इसे प्लेन ऑफ द कॉइल भी बोल सकते थे। अब आपको ये भी क्लियरली नजर आ रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस एरिया के साथ बनने वाला एंगल थीटा तो नहीं हो सकता, इस एंगल को हम नाम अल्फा बोल देते हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 14 और 15 में कन्वेंशन यूज हो रही है, जरा ध्यान में रखिएगा। जहां पर हम एंगल थीटा लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली थीटा जो एंगल होगा वो नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया जाता है, या इस तरह से कह लें वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लिया जाएगा। जबकि जहां पर एंगल अल्फा लिखा गया हो
जैसे हमारे पास 14 चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर हमने F इज ILB साइन ऑफ अल्फा लिखा था। तो अल्फा कन्वेंशनली हम कहां पर यूज कर रहे होते हैं, जब एंगल हम किसके दरमियान डिस्कस कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान। बट दैट इज सिंपली कन्वेंशन है हमारे पास, ये एंगल अल्फा है। अब इन दोनों के दरमियान आपके पास रिलेशन क्लियर हो गया। देखें अगर आपने अल्फा लेना हो तो अब किसके बराबर आएगा, डेट इज द 90 माइनस थीटा के। सिमिलरली थीटा लेना है तो वो किसके बराबर आएगा, 90 माइनस अल्फा के, बिकॉज सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बातें अपने ध्यान में रखिएगा। डेट्स वाई अगर कभी सरफेस एरिया का एंगल दे दिया जाए तो आप सबसे पहले तो उसे थीटा में कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस डेट एंगल करके, फिर इस फार्मूला में आपने वैल्यूज लगानी है। ये की पॉइंट था, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब हमारे पास ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के अकॉर्डिंगली तो आपने ये बात याद ही रखनी है। इसके कुछ यूनिट्स डिस्कस करते हैं। फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, वेबर को हम WB से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला पर आ जाएं तो B का यूनिट टेस्ला और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर भी होगा। टेस्ला के यूनिट्स लगाइएगा तो आप इस यूनिट्स को फर्दर सिंप्लीफाई करके न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगर मैं न्यूटन की जगह पर न्यूटन के यूनिट्स लगा दूं तो हमें इसी फॉर्मूला को, इसी यूनिट्स को किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एम्पियर -1 भी लिख सकते हैं। यहां से हम इसकी डायमेंशन को भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज मैस, मीटर लेंथ, और लेंथ का स्क्वायर भी लेना होगा, सेकंड टाइम, और साथ में इसकी पावर -2 लेनी है। एम्पेयर की डायमेंशन एम्पेयर ही होगी, तो डेट्स वाई A-1, तो ये इसकी डायमेंशन भी याद रखिएगा। MCQs में बात का डायमेंशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके एक और यूनिट्स है, ये SI यूनिट्स नहीं है, डेट आर द मैक्सवेल। मैक्सवेल और वेबर का रिलेशन क्या है, ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। 1 वेबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होगा। इसका मतलब है 1 मैक्सवेल किसके बराबर होगा, 10⁻⁻8 वेबर के। एक MCQs डिस्कस करते हैं ताकि हमारे पास अल्फा और थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए लेट्स सपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी एरिया में से इस तरह से पास कर रहा है कि वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज हो गया है। अब आपने एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन द प्लेन ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। याद रखिएगा किसके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है, प्लेन ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। देखिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, डेट इज अ BA cos थीटा। अगर हमारे पास ये BA cos थीटा है तो अब हम यहां पर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या थी, जो फ्लक्स था वो क्या था, हाफ ऑफ मैक्सिमम। ये अपनी वैल्यूज का हाफ हो गया है, और किस वैल्यूज का, मैक्सिमम वैल्यूज का। तो डेट्स वाई आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमम फ्लक्स लिखते हैं। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या थी, ये फ्लक्स क्या था, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ये कॉज एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, 5 मैक्सिमम से कैंसिल हो गया, तो डेट से कॉस थीटा किसके बराबर बचा, डेट इज 1/2 के। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 के, और कॉस ऑफ इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री। बट आंसर 60 डिग्री नहीं है, यही गलती होनी थी स्टूडेंट से। देखें वंस अगेन फोकस करें, हमारे पास एंगल पूछा गया प्लेन ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। हमने एंगल किसका कैलकुलेट किया, थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है, डेट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया का एंगल। तो अब हम प्लेन ऑफ द एरिया का कैसे एंगल लेंगे, अभी हम रिलेशन ड्राइव कर आए। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो अब 90 माइनस डेट एंगल, 90 माइनस 60 किसके बराबर निकल आएगा, 30 डिग्री। तो अब याद रखिएगा, अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि ये वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या है, तो फिर करेक्ट ऑप्शन 60 डिग्री होती। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल है, तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 30 डिग्री। इस तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज है वो 40 I कैप माइनस 18 K कैप टेस्ला है। हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू डेट एरिया, एरिया की वैल्यूज दे दी गई, डेट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो लूप है लाई कर रही है XY प्लेन में, और ये फ्लैट रखी हुई थी। अब आप यहां से सबसे पहले तो वेक्टर एरिया कैलकुलेट करेंगे। अभी वेक्टर एरिया की डेफिनेशन जरा ध्यान में लेकर आए। क्या होता है जी वेक्टर एरिया,
वेक्टर एरिया इज एन एरिया whose magnitude is equal to the surface of that area. This means that अगर मुझे वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड लेनी है तो वो तो यही निकलेगी सरफेस ऑफ डेट एरिया वाली. तो ये 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मैंने एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. अब अगले पॉइंट पर आइएगा. एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल टू डेट एरिया. और डायरेक्शन किसके अलोंग लेंगे कि आउटवर्ड नॉर्मल के. अब देखें ये एरिया कहां पर रखा हुआ था, एक्स वाई प्लेन के. तो अब डायरेक्शन क्या लेनी है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है. और एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जी एक्सिस. तो जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, के कैप. तो यहां पर इसकी डायरेक्शन हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी, के कैप से. तो ये तो आपके पास वेक्टर एरिया कैलकुलेट हो गया. अब हम फ्लक्स लेते हैं. फ्लक्स किसके बराबर था, अभी हमने डिस्कस किया बी डॉट ए के. तो सबसे पहले तो हमने बी की वैल्यूज लगाई डॉट, फिर वेक्टर एरिया की वैल्यूज लगा दी. फर्स्ट ईयर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा. जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 0 निकलेगा. इसका मतलब है आई डॉट के, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. फिर दूसरी बात, आप के डॉट के करेंगे तो के डॉट के का आंसर क्या निकलेगा, 1. तो इसका मतलब है हमें ऐसे दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, -18 को 5 × 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर निकल आएगा, डेट इज -90 × 10⁻⁴ वेबर. एक्चुअली ये स्केलर है तो स्केलर के लिए नेगेटिव का साइन नहीं भी लगाते तो हमारे पास लिखा जाएगा 90 × 10⁻⁴ वेबर. तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन आ गई. कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले तो सरफेस एरिया की इंफॉर्मेशन से हमने वेक्टर एरिया को कैलकुलेट किया. फिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम फ्लक्स की वैल्यूज पर आ गए. अभी हमने दूसरी क्वांटिटी का नाम बोला था फ्लक्स डेंसिटी. तो अब फ्लक्स डेंसिटी को देखते हैं ये क्या है. फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक ही चीज का नाम है. तो याद रखिएगा हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली बी ही है. तो बी किसके बराबर होगा, डेट इज द फाई ओवर ए के. फाई ओवर ए, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स. और ये कौन सा एरिया लिया गया, सरफेस एरिया. कब, देखें अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि यहां पर अगर इस तरह से हम एरिया को प्लेस कर दें, ये इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करें, तो इस वक्त हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज क्या निकली थी, बी ए. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया में कितना एंगल बना था, 0 डिग्री. अब आप क्लियरली देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस ऑफ द एरिया के साथ परपेंडिकुलर है. तो डेट से हम इस डेफिनेशन को इस तरह से बोलते हैं, डेट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया. मैंने यूनिट एरिया का वर्ड बोला है, वेक्टर एरिया नहीं बोला. पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के. दैट क्वांटिटी इज नोन एज द फ्लक्स डेंसिटी. अब देखें अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, दैट इज फ्लक्स. और अगर हम बोले द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, मैंने अब थ्रू एलिमेंट ऑफ एरिया नहीं बोला, पर यूनिट एरिया बोला है, हेल्ड परपेंडिकुलर. तो अब ये फ्लक्स नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, फ्लक्स डेंसिटी हो गया है. तो ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा. तो ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यूज आ गई. इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो इसके यूनिट्स वेबर पर मीटर के होंगे. आप इसे टेस्ला भी लिखते हैं और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होंगे. आप इसके अलावा इसे अगर न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई कर दूं, ये किलोग्राम सेकंड -2 एम्पेयर -1 भी हो सकते हैं. इसके अकॉर्डिंगली आप इसकी डायमेंशंस भी तय कर सकते हैं, डेट इज m t -2 a -1. तो डायमेंशन क्या लिखी गई, किलोग्राम की डायमेंशन मैस आ गई, सेकंड की डायमेंशन टाइम आ जाएगी और एम्पेयर की डायमेंशन एम्पेयर ही रहेगी और साथ में इसकी पावर्स भी लगानी होगी. इसके नॉन एसआई यूनिट्स हैं, उसे गॉस बोला जाता है. और गॉस और टेस्ला का रिलेशन याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा भी जा चुका. 1 टेस्ला जो है वो 10⁻⁴ गॉस के बराबर होगा. इसका मतलब है 1 गॉस किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के. अब हमारे पास अगला टॉपिक जो आ रहा है, डेट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जस्ट अ डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन हमारे पास एमडी कैट में पूछे गए. डेट से डेफिनेशन पर फोकस कीजिएगा. एक बार डेफिनेशन आपके जितने भी यूनिट्स में या बुक्स में आ रही हैं उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करें. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एन ईएमएफ इज सेट अप इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड. कीवर्ड हुआ इट मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड. If moving conductor was connected to the sensitive galvanometer, then induced EMF also flowing through it.
देखिए फर्क क्या है दोनों में। अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू कर दे तो इसमें ईएमएफ एस्टेब्लिश हो जाएगी। आपको पता है करंट कब एस्टेब्लिश होता है? जब लूप क्या होगा? क्लोज होगा। ओपन लूप में करंट नहीं आ सकता। तो डेट्स है हमने इस कंडक्टर को क्लोज लूप करने के लिए इसके अक्रॉस हमने सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, तो ऑब्वियसली क्लोज लूप हुआ तो अब करंट भी फ्लो कर जाएगा। सबसे पहली कौन सी चीज इंड्यूस्ड हो रही है? ईएमएफ। तो याद रखने वाली बात है ईएमएफ लीड करेगी इंड्यूस करंट को। शर्त वही है कि लूप का क्लोज होना। हमारे पास ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहला रही है, ये करंट इंड्यूस करंट करा रहा है, और ये सारा का सारा फिनोमिना क्या कहलाएगा? दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगली पॉइंट याद रखिएगा जी, हमारे पास किसने डिस्कवरी की थी जी? माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी 1831 में। नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की कॉज क्या है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों मौजूद होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होती है? तो इसकी वजह या इसकी कॉज जो है वो चेंज इन फ्लक्स है। इसकी वैल्यूज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। देखो अभी तो हमने बोला कि कंडक्टर मूव करना चाहिए अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो नो डाउट हम कहते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना जो है वो रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। तो रिलेटिव मोशन से होता क्या है? जब भी एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की साइड पर या उससे अवे मूव करना शुरू हो जाए तो एक्चुअली फ्लक्स में चेंज आता है। तो एक्चुअल क्लास फ्लक्स का चेंज है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो हमारे पास मैंने अब दो वर्ड्स बोले हैं, बहुत क्लियर डिफरेंस याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास वर्ड है चेंज इन फ्लक्स। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज किसके बराबर होती है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो ये हमने किसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है? तो वो हमारे पास वजह है चेंज इन फ्लक्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइन्यूट सा डिफरेंस है, अच्छी तरह से एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है जी। देखें अगर लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और आपने ये कोई भी प्लेन ऑफ अ कॉइल इसमें प्लेस कर दी। ये प्लेन ऑफ कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पर निकल आए, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ अ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए। अब आप इस कॉइल को जैसे मर्जी रोटेट करें, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंगली रोटेट करना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा अगर मैं यहां पर इसके अकॉर्डिंगली इसे रोटेट कर रहा हूं तो फ्लक्स का चेंज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर सकती। तो फ्लक्स का चेंज कहां से आएगा? तो इस सूरत में इसका ईएमएफ क्या निकलेगा? दैट इज 0। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ अ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन पर हुए तो उसमें रोटेशन से भी ईएमएफ कॉज नहीं हो सकती। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, अगर इसी प्लेन ऑफ कॉइल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाता, तो अब क्या होता? तो ऑब्वियसली जब आप इसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस रोटेट करवाते तो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, फिर फ्लक्स 0 हो गया, तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स क्या करना शुरू कर जाता? चेंज होना शुरू हो जाता। और फ्लक्स का चेंज अब किस चीज को कॉज कर रहा होता? ईएमएफ को। याद रखिएगा लफ्ज चेंज इन फ्लक्स है, दैट्स अ चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इंड्यूस करंट की साइड पर। जी हमारे पास नेक्स्ट फिनोमिना है इंड्यूस करंट। देखें सिंपल सा फिनोमिना, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो उसी फैक्टर से हम इंड्यूस करंट की वैल्यूज ले सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो I मल्टीप्लाई बाय R होगा। अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ऑब्वियसली ये इंड्यूस करंट बोला जाएगा, और ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट निकलता है। तो एक बात तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जबकि आपको इस एक्सप्रेशन से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इंड्यूस्ड करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के। इस फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इंड्यूस करंट को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। फैक्टर कौन कौन से? तो सबसे पहला फैक्टर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंड्यूस करंट इंक्रीज हो सकता है बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को जितना स्ट्रॉन्गर करते जाएंगे उतना ही इंड्यूस करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
बाय मूविंग द लूप फास्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आप वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर को, लूप को जितनी ज्यादा कर देंगे उतना उसमें इंड्यूस करंट की वैल्यूज क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बाय रिप्लेसिंग द लूप बाय कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, आप एक लूप की जगह पर ज्यादा टर्न्स को यूज कर लीजिएगा तो फिर भी हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यूज क्या है, वो बढ़ जाती है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होती है जी? ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी ईएमएफ है जो मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये मोशन ऑफ द कंडक्टर कहां पर आना चाहिए, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए एक सेटअप डिजाइन करते हैं। लेट्स सपोज हमने दो कंडक्टिंग रेल्स ली, इसके ऊपर हम एक रॉड रखते हैं जिसकी लेंथ हमने क्या ली हुई, L, और इसे क्लोज लूप करने के लिए इसकी दो साइड्स को किसी भी गैल्वानोमीटर के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब आपको नजर आया ABCDA, एक क्लोज लूप बन चुका है। आपने ये पूरी असेंबली एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्रॉस का साइन आपको बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर बाय मींस ऑफ सम मैकेनिकल फोर्स हम इस रॉड को इस साइड पर धक्का देना शुरू हो जाए, तो अब रॉड क्या करना शुरू कर गया, मूव करना शुरू हो गया। किसके अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। तो दैट्स व्हाई यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और ये ईएमएफ इंड्यूस किस चीज को लीड करेगी, इंड्यूस करंट को। तो इंड्यूस करंट की वजह से गैल्वानोमीटर में आ जाएगी डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, रिलेटिव मोशन किसके दरमियान, बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने किस चीज को कॉज किया, ईएमएफ को। लेकिन अगर आप एक्चुअली रीजन देखें जैसे जैसे यहां पर लूप एरिया बढ़ता जाएगा तो बेसिकली हो क्या रहा है, फ्लक्स का चेंज इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्चुअल ईएमएफ की जो रीजन होती है वो चेंज इन फ्लक्स ही होती है। ये बात अपने ध्यान में अच्छी तरह से अब बैठा लें। अब देखिएगा, इसमें हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। इस रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो यहां पर जो लगने वाली सबसे पहली फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा हुआ था कि ये मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्यों लगती है, क्योंकि चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी रॉड, कंडक्टर, मेटल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें मौजूद तमाम के तमाम जो कैरियर्स होंगे, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू कर देंगे। तो दैट्स व्हाई उस मोशन की वजह से उन चार्ज कैरियर पर फोर्स लग रही होगी। इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, दैट इज द FB इज इक्वल टू द QVB। तो यहां पर साइन थीटा का फैक्टर किधर गया, आपको नजर आ रहा है V और B में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, इसकी डायरेक्शन लेते हैं V क्रॉस B के रूल से, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते हैं जी। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर किस चीज को बता रही होगी जी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। थंब किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। नॉर्मल टू द पाम किस चीज को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को, जो इस चार्ज कैरियर्स पर लग रही है। और वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम द एंड A टुवर्ड्स द एंड B। तो ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज कैरियर्स को एंड A से एंड B पर शिफ्ट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब हुआ इस कंडक्टिंग रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ है, अगर चार्ज कैरियर्स A एंड को छोड़कर B एंड पर जाना शुरू हो जाए, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो एक्सेस ऑफ चार्ज कहां पर हो गया, एंड A पर। डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज कहां पर होगी, एंड B पर। तो इसका मतलब है पोटेंशियल अक्रॉस द एंड B ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड A। देखिए, किसी टॉपिक में जो की पॉइंट्स होते हैं वो एंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेट से मैं सिर्फ की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये की पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलेंगे। दूसरी लगने वाली फोर्स कौन सी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। तो हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली ही होती है। तो दैट्स व्हाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम द एंड B टुवर्ड्स द एंड A। इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, दैट इज FE इज इक्वल टू द Q इंटू E। अब देखिएगा, आपको नजर आ रहा है कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ सकता, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। चार्ज कैरियर्स रॉड के अंदर सेम, स्पीड हमने यूनिफॉर्म रखी, मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म अप्लाई किया, तो ये तो सेम है। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगी, वेरी कर रही होगी। जैसे जैसे चार्जेस अपवर्ड शिफ्ट होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, तो ये फोर्स भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कुछ लम्हों के बाद, कुछ देर के बाद ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो क्या चीज अटेन हो गई, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो ये अपोजिट थी ही। इस जगह पर याद रखने वाला पॉइंट है, अब कांस्टेंट करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिएगा, तो हमारे पास E की वैल्यू V इंटू बी आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, साथ में नेगेटिव का साइन भी होता है। अगर हम वैल्यूज लगा दें तो यहां पर हमारे पास EMF की वैल्यूज निकल आएगी, डेट इज अ माइनस VBL। देखिए ये हमने खास कंडीशन पर ड्राइव किया, कब, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनाया हुआ था हमने, 90 डिग्री। अगर ऐसा ना होता, ये रॉड इस तरह से मूव कर रहा होता। अब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल तो बना रही है, 90 डिग्री नहीं है, तो उस सूरत में यहां पर साथ में एक और फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डेट इज द साइन थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रॉपर फॉर्मूला हमारे पास निकला माइनस VBL साइन थीटा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि मोशन की वजह से आ रही थी, डेट से हम इसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम हमेशा एस्टेब्लिश नहीं रहेगा। व्हेनेवर द चार्जेस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, जब भी चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड पर मूव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है, चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड पर मूव कर गए, डेट इज द करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इस लम्हे पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज बढ़ जाएगी, दैट्स व्हाई एक चार्ज और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और करंट क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, ये एमसीक्यूज के लिए अपने पॉइंट याद रखना होगा। अब हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यूज क्या निकलेगी, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो फार्मूला बन जाएगा माइनस VBL साइन थीटा ओवर द आर। अब याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ इक्वेशन पर फोकस करना है, वही आपके वेरिएबल पॉइंट्स होंगे, उन्हीं की वेरिएशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए क्लियरली नजर आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रही है, मोशन ऑफ द कंडक्टर पर। इसके अलावा सेकंड फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर। थर्ड फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ फैक्टर क्या है, थीटा एंगल। एंगल थीटा क्या है, ये वो एंगल है जो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बन रहा है। तो ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, V, B, L और थीटा एंगल। अब देखिएगा लेट्स सपोज यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं कि ये थीटा एंगल बन ही जीरो गया है, जीरो का मतलब साइन का फंक्शन है ना, तो साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो। 180 बन गया है, साइन ऑफ 180 भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब हुआ, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपसे, अगर ये रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट मूव करना शुरू कर दे, मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, लेकिन इसी लाइन पर मूव करना शुरू कर दे, तो अब एंगल क्या बन रहा है, जीरो या 180। और साइन ऑफ जीरो या साइन ऑफ 180 किसके बराबर होते हैं, जीरो के। तो इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यूज क्या निकल आएगी, दैट वुड बी द जीरो। एक पॉइंट और याद रखिएगा, आपसे कहा जाए एक रॉड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज 0.2 टेस्ला थी, इनके दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। आप बता दें ईएमएफ क्या होगी। देखिए मैंने कहा प्लेस किया हुआ है, और अगर कोई चीज प्लेस की जाए तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर ये कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करता, उसकी स्पीड जीरो हो जाए, वो रेस्ट पर मौजूद हो, तो उस वक्त भी ईएमएफ की वैल्यूज क्या निकलेगी, वो जीरो ही निकलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी वेरिएशंस आपने याद रखनी है। सिंपल इज दैट। ई और लेंथ में कौन सा रिलेशन बन रहा था, डायरेक्ट। तो आपसे कहा जाए लेंथ ऑफ द रॉड को हमने डबल कर दिया, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, तो ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगी। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन पर आपने बहुत फोकस करना होता है, उन्हीं की वेरिएशन से हमारे पास मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एमसीक्यूज बनते हैं। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज को डिस्कस भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमसे कहा जाए कि एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ दे दी गई 25 सेंटीमीटर है, वो इस स्पीड से मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड, किस मैग्नेटिक फील्ड में, 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपने ये बताना है कि ईएमएफ की वैल्यूज क्या होगी। देखें अगर हमें यह बता दिया जाता है कि एंगल क्या है, तो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री था।
परपेंडिकुलर का वर्ड हमें लीड कर रहा है कि एंगल कितना निकलेगा 90 डिग्री। अब आप ये सारी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिएगा। v की जगह पर हमने क्या लिखा 0.5, b की जगह पर क्या लिखा 0.25, l की जगह पर क्या लिखा 25 इंटू 10⁻⁻²। -2 क्यों लगाया? सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 90, तो ये फैक्टर तो हो जाएगा 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 625 होगा। अब मैंने 625 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कभी भी किसी भी सूरत में प्रॉपर कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है तो 625 आप इसे राउंड ऑफ कर लें कि ये 600 है। आप इसे 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको पता है कि आंसर अब 3000 हो जाएगा। तो आप गेस वर्क से भी काम चला सकते हैं, उससे आप एग्जैक्ट ऑप्शन पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो डेट से आप ध्यान में रखा करें कि आपको थोड़ा गेस करना आना चाहिए, वैल्यूज को राउंड ऑफ कीजिएगा, राउंड ऑफ करने के बाद कैलकुलेशन पर आया करें। अब मैंने कहा ये 3000 हो जाएगा। प्रीफिक्सेस को लहदा सॉल्व कर देते हैं। ये -2 थी, ये 0.25 है ना, तो ये भी -2 थी, ये 0.5 है तो ये भी -1 थी, तो 10⁻⁻², 10⁻⁻², 10⁻⁻1, तो ये कितनी होगी 10⁻⁻5। अगर हम यहां पर 3000 ही ले रहे हैं तो ये 1 2 3 डेसिमल 3 डिजिट इधर जाएगा तो ये जस्ट 3 रह जाएगा, और यहां पर 10⁻⁻ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये 3 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। और अगर हम इसके नियर अबाउट ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे पास आसानी से मिल जाएगी, डेट इज 3.13 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। तो अगर आप चीजों को राउंड ऑफ करना, गैस करना जानते हैं तो फिर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने अब पढ़ना है जी फैराडे लॉ, और वो क्या कौन सा लॉ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? तो ये हमारे पास है जी, जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है किसी भी कॉइल में वो इक्वल होगी -∆φ/∆t। और अगर इस कॉइल को हम रिप्लेस कर चुके होंगे n नंबर ऑफ टर्न से, तो जितने नंबर ऑफ टर्न हैं वो भी इसके साथ आकर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट, वंस अगेन वही बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। इसमें नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव का साइन हमारे पास ये बता रहा है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स को क्या कर रही होगी? अपोज कर रही होगी। कैसे अपोज करेगी? ये लेंज़ेस लॉ से बात समझ में आएगी। अब देखिएगा हमारे पास फ्लक्स का चेंज कैसे आ सकता है। फ्लक्स का चेंज आपसे दे दिया जाए कि हमारे पास जो इनिशियल फ्लक्स था, लेट्स सपोज वो 2 वेबर था, फाइनली वो 5 वेबर हो जाए, तो अब आपके पास फ्लक्स का चेंज क्या आएगा? फाइनल फ्लक्स माइनस द इनिशियल फ्लक्स। आप सबको पता है फ्लक्स किसके बराबर होता है? डेट इज BA। अगर मुझे यहां पर चेंज चाहिए तो चेंज दो जगहों से आ सकता है ना। मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं B को चेंज कर दूं, तो फिर भी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो डेट्स वाई ये बात याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इस फॉर्मूला को -n∆BA/∆t से लिख दूं। अब फ्लक्स का चेंज क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। ये भी पॉसिबल है कि फ्लक्स का चेंज एरिया के चेंज होने से आ जाए। आप किसी भी कॉइल का एरिया कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड में कम ज्यादा करना शुरू कर दें तो फ्लक्स फिर भी चेंज होगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहां पर आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में B और A में इनवर्स रिलेशन है, और B और A में इनवर्स रिलेशन कब होगा? जब फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो डेट से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपने B को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, चेंज दोनों में किया है, अब आप बताएं ईएमएफ क्या होगी? तो अब ईएमएफ नहीं आनी चाहिए। जब आपने B और A को इनवर्स रिलेशन से चेंज किया तो उस वक्त फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स में चेंज ना आया तो उस वक्त ईएमएफ नहीं आती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अगर आप थोड़ा याद करके आ रहे हैं तो ये हमारी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, इसमें अगली बात याद रखिएगा, एवरेज इंड्यूस करंट क्या होगा? तो आप सिंपल इस फैक्टर को किससे डिवाइड कर देंगे? R से, बिकॉज करंट किसके बराबर होता है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। कितने चार्जेस इंड्यूस्ड हो रहे होंगे? तो चार्जेस का एक्सप्रेशन क्या होता है? करंट इंटू डेल्टा टी। तो करंट इंटू डेल्टा टी, करंट का फैक्टर लगा दे, साथ में डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डेल्टा टी का फैक्टर डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि चार्ज जो है
जो इंड्यूस चार्ज है वो डेल्टा टी टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये ग्राफ बना हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के दरमियान है, ये भी कहा जा सकता है कि ये फ्लक्स और टाइम के दरमियान है। आपके पास 3 पॉइंट्स बता दिए जाए ए, बी एंड सी, और आपसे पूछा जाए किस पॉइंट के ऊपर ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगी, तो जनरली आमतौर पर स्टूडेंट फौरन से पहले आंसर बी देंगे, तो ये गलत आंसर है। देखें, याद रखें फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू द डेल फाई बाय डेल टी, या E इज इक्वल टू द डेल बी बाय डेल टी। डेल बी या डेल फाई कौन सा चेंज है, दैट इज टेकन अलोंग द y एक्सिस। डेल टी कौन सा चेंज है, दैट इज टेकन अलोंग द x एक्सिस। और जब भी हम y एक्सिस का चेंज x एक्सिस के चेंज से डिवाइड करते हैं तो दैट इज एक्चुअली द स्लोप। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स का स्लोप लेना है, और किसी भी कर्व का स्लोप लेने के लिए उसके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ए पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइक दैट निकलेगी, पॉइंट बी की टेंजेंट लाइन ये होगी, और पॉइंट सी की टेंजेंट लाइन ये होगी। आप सबको पता है y एक्सिस पर अगर टेंजेंट लाइन आ जाए तो इसका जो स्लोप होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसे आप इन्फिनिटी भी बोलते हो। x एक्सिस की लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा स्लोप इस वक्त आपको कहां पर नजर आ रहा है, पॉइंट सी पर। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर ईएमएफ क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो दैट इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। ये गलती के चांसेस है, दैट्स व्हाई मैंने पॉइंट से ये बात समझा दी। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स का चेंज एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ रोटेट कर से भी आ सकता है। उसमें अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने फिगर से ये बात समझा देता हूं। देखिए, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसमें हमने कोई भी प्लेन ऑफ कंडक्टिंग लूप रखी हुई है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर दूं तो अब फ्लक्स में चेंज कितना आया। देखें, इस कंडीशन पर फ्लक्स, हमारे पास जो इनिशियल फ्लक्स है वो कितना होगा। बी और एरिया वेक्टर में कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, तो बी ए कॉज ऑफ 0 क्या हो जाएगा, बी ए। तो इनिशियल फ्लक्स क्या आ गया, बी ए। अब देखें, ये 90 डिग्री पर घूम गया, तो 90 डिग्री पर घूमने के बाद अब इसकी नई शक्ल क्या बन चुकी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं इसे 90 डिग्री पर घुमा लाऊं तो अब ये प्लेन ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो गया तो आपको नजर आ रहा है तो फ्लक्स इसमें पास ही नहीं कर सकता, बिकॉज बी और वेक्टर एरिया में एंगल क्या बन गया है, 90 डिग्री। तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो चेंज इन फ्लक्स क्या निकला, बी ए के बराबर निकला। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपसे कहा जाए कि हमारे पास इस तरह से था कि जो फील्ड की वैल्यूज दे दी जाए और रोटेशन एंगल के साथ आपसे बात की जाए, तो अब सिंपल अगर 90 डिग्री के रोटेशन एंगल पर होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, दैट इज सिंपली बी ए। फर्दर कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। देखिए, इसी बात को इस तरह से भी जनरलाइज करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन है, इसके ऊपर हमारे पास फ्लक्स क्या निकलेगा, b इंटू ए, बिकॉज कॉज ऑफ 0 1 हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि इस प्लेन ऑफ कंडक्टिंग लूप को हमने 180 डिग्री पर रोटेट करवा दिया। अब अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर दे तो अब चेंज इन फ्लक्स कितना होगा। अगर ये 180 डिग्री पर रोटेट हो जाए तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरह से रहेगी, सिर्फ वेक्टर एरिया अपनी डायरेक्शन बदल चुका होगा। ये 180 डिग्री पर रोटेट होकर लाइक दैट हो गया। अब बी और ए में कितना एंगल बना, 180 डिग्री, और कॉज ऑफ 180 क्या होता है, -1, तो ये माइनस बी ए हो जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स किसके बराबर निकला, माइनस बी ए के। इनिशियल फ्लक्स किसके बराबर निकला, बी ए के। दोनों का माइनस करें तो अब चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज अ -2ba। तो इस तरह से अगर आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन से फ्लक्स का चेंज आ रहा हो तो उसको भी कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, और फिर वो वैल्यूज आप इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूला में लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईएमएफ की वैल्यूज भी निकल आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास, दैट इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एक्चुअली याद रखिएगा द नेगेटिव साइन ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि लेंजेस लॉ जो है वो किस साइन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। एक बात और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1-2 दफा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका कि लेंजेस लॉ इज एक्चुअली द अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Actually, Lenz's law is the manifestation of law of conservation of energy. Lenz's law की स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
तो याद रखने वाला पॉइंट हुआ कि लेंजेस लॉ से हम मेजर्ड क्या कर रहे हैं, लेंजेस लॉ से हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्टली किससे कंसर्न कर रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन से। तो डेट से अगर इंड्यूस करंट की ऑप्शन भी हो और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की भी ऑप्शन हो, तो फिर भी बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। कैसे होगी जी, दैट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉज द करंट। ये हमेशा अपनी कॉज को अपोज कर रही होगी। अब इसको दो पैरामीटर से समझते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि लेंजेस लॉ से आने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए लेंजेस लॉ में कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, डायरेक्शन बतानी है ना, तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं लेंजेस लॉ से। देखिए लेट्स सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है, इसमें क्लोज लूप करने के लिए हमने इसके साथ गिलवानोमीटर भी अटैच कर दिया, और गिलवानोमीटर ऑब्वियसली हमें डिफ्लेक्शन से ये भी बता रहा होगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने इसके सामने एक बार मैग्नेट रखा, मैंने कहा इसके सामने एक बार मैग्नेट रखा। अगर मैं इसके सामने एक बार मैग्नेट रख दूं तो ऑब्वियसली फ्लक्स तो होगा इस लूप में, फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, दैट्स से ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स का चेंज लेने के लिए हम एक मेथड जानते हैं, रिलेटिव मोशन। तो डेट से अगर मैं इस बार मैग्नेट को वापस खींच दूं तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बार मैग्नेट यहां से अवे मूव करना शुरू कर देगा, इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा। मैंने पहले भी बोला फ्लक्स का चेंज, और चेंज जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर मैं इसे वापस खींचना शुरू कर दूं तो इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा, और इस फ्लक्स के चेंज की वजह से ये कॉइल हमारे पास ईएमएफ को इंड्यूस करेगी। कॉइल क्लोज है तो क्लोज लूप होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। और अगर किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो वो कॉइल फैंटम बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती है। तो दैट्स व्हाई यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो सबसे पहले पॉइंट पर आप फैंटम बार मैग्नेट की पोलैरिटी को तय कर सकते हैं। देखें फैंटम बार मैग्नेट की पोलैरिटी कैसे तय करेंगे। अगर ये मैं इसे वापस खींच रहा हूं तो फ्लक्स क्या कर रहा होगा, कम हो रहा होगा। इसकी पोलैरिटी ऐसे तय होगी कि ये इस फ्लक्स को क्या कर रही होगी, बढ़ा रही होगी, क्योंकि हमारे पास ये इसका लॉ था, ये हमेशा अपनी कॉज को अपोज करेगी। कैसे बढ़ाएगी, अब इसको बढ़ाने का तरीकेकार क्या है, इनके दरमियान क्या चीज आनी चाहिए, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब है नॉर्थ के सामने कौन सा पोल बनेगा, साउथ। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास इस कंडक्टिंग लूप में बार मैग्नेट के सामने वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ। अब हम डायरेक्शन ऑफ द इसकी करंट ले लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट लेने के लिए हमारे पास फैंटम बार मैग्नेट में राइट हैंड रूल है, वो अप्लाई कर देते हैं। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, थंब किस चीज को बता रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट को, तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट आ गई। वादे तौर पर नजर आ रहा है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी, दैट इज अ क्लॉकवाइज। इसी बात को रिवर्स करते हैं, अब मैं नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स दैट कंडक्टिंग लूप पुश कर देता हूं, अब क्या होगा। अब देखिएगा इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, या इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि फ्लक्स क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इसे अपोज कैसे किया जाएगा, रिपल्शन से, या फ्लक्स को डिक्रीज करके। रिपल्शन कैसे होगी, आमने सामने कौन से पोल बनने चाहिए, सेम पोल्स बनने चाहिए। अगर आमने सामने सेम पोल्स बन रहे होंगे तो इस नॉर्थ पोल के सामने भी यहां पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। तो आपने सबसे पहले पॉइंट पर इस फैंटम बार मैग्नेट की पोलैरिटी को तय कर दिया। अब यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करके आप डायरेक्शन ऑफ करंट ले सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल की साइड पर मैंने फिंगर्स रखी, थंब किस चीज को बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एक पॉइंट और ध्यान में देखिएगा, देखें अगर लेट्स सपोज मैं बार मैग्नेट को अवे मूव करवा रहा था तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में लेट्स सपोज अगर डिफ्लेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है तो इसे टुवर्ड्स मूव करवाते हुए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन से डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाता है। अच्छा, इन दो पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है, यही अप्लाई करने हैं डायरेक्शन लेने के लिए। क्वेश्चन यही से पूछे जा सकते हैं। देखिए सिंपल इज दैट, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बातों को जनरलाइज करते हैं। और अगर बार मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के करीब आ रहे हो, करीब आने का मतलब क्या हुआ, वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है आइदर द बार मैग्नेट या कॉइल, तो उस सूरत में आमने सामने फेसिंग साइड पर सेम पोल्स बनेंगे। याद रखना आसान हो गया, लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर ये बार मैग्नेट और ये कॉइल एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, इनके दरमियान फासला बढ़ रहा हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने हमारे पास कौन से पोल्स बनेंगे, अपोजिट पोल्स बनेंगे। देखिए ना, आपसे कहा जाए
एक हमारे पास रिंग है, मेटेलिक रिंग है, उसे वॉल पर हमने माउंट कर दिया, एक साउथ पोल उसकी साइड पर पुश किया जा रहा है। आप बता दें कि अब हमारे पास कौन सा पोल बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जर्वर इस साइड पर खड़ा हुआ है तो अब कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल उसकी साइड पर जा रहा था, तो दोनों के दरमियान फासला क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो आमने सामने कौन से पोल्स बनने चाहिए थे, सेम, तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। दूसरा पॉइंट, अगर ऑब्जर्वर की साइड पर जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहां पर बने नॉर्थ पोल, तो करंट की डायरेक्शन लाजमी तौर पर एंटी क्लॉकवाइज ही निकलती है। और जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, अगर वहां पर बन जाए साउथ पोल, और ये मैं नॉर्थ और साउथ किसकी बात कर रहा हूं, फैंटम बार मैग्नेट की, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट वुड बी द क्लॉकवाइज। ये दो पॉइंट्स अपने ध्यान में रखिएगा, तो लेंजेस लॉ से आने वाले तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करते हैं जी, लेंजेस लॉ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि एक बार मैग्नेट को हमने प्लेस किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है किसी भी कंडक्टिंग लूप के ऊपर, तो आप बता दें ईएमएफ की वैल्यूज क्या होगी। लफ्ज है प्लेस्ड, हेल्ड, नो मोशन है, वेलोसिटी जीरो होगी, तो ईएमएफ भी जीरो निकलेगा और करंट भी जीरो होगा। वजह यह है कि अब फ्लक्स का चेंज नहीं आ सकता। आपसे यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि एक कंडक्टिंग लूप है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, जिसमें एक ऐसा रीजन है जिसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, कोई भी वर्ड पूछा जाए, और ये फिगर बनाई गई है। अब देखें, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने क्या कहा था, जब बार मैग्नेट और कंडक्टिंग लूप एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो उस वक्त हमने क्या बोला था, आमने सामने सेम पोल्स बनते हैं, और अगर हमारे पास ये एक दूसरे से दूर हट रहे हो तो आमने सामने कौन से पोल्स बनते थे, अपोजिट पोल्स बनते थे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज आपको यही तो लीड कर रहा है कि कब फ्लक्स इंक्रीज करता था, जब इन दोनों के दरमियान फासला क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो ये की पॉइंट है, अपने ध्यान में रखिएगा। देखेंगे ये आपके पास फील्ड है तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और ये कौन सा पोल माना जाएगा, साउथ। हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वैल्यूज तय की। तो अब कंडक्टिंग लूप जो फैंटम बार मैग्नेट होगा उसके लूप कैसे तय करेंगे, अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, या फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो आमने सामने सेम पोल्स बनते थे। तो व्यू फ्रॉम द अबव यहां पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो डेट इज योर करेक्ट ऑप्शन, साउथ के सामने साउथ पोल बनना चाहिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमने इसे इस तरह से किसी भी कंडक्टिंग लूप के ऊपर फेंक दिया है। अब आप बताएं कि अब हमारे पास कौन सा लूप बनेगा, बिलो साइड से हमने बताना है। तो ऑटोमेटिकली अब यहां पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो यहां पर कौन सा लूप बनना चाहिए था, नॉर्थ, तो बिलो साइड पर कौन सा लूप बन रहा होगा, साउथ। आपसे इसी क्वेश्चन को पूछा जाता, व्यू फ्रॉम द अबव करंट की डायरेक्शन बता दें, तो ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, और जहां पर नॉर्थ पोल बनेगा वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आपसे इसी में क्वेश्चन पूछा जाता, इस जो बार मैग्नेट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो वादे तौर पर आपको नजर आ रहा है ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसका एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए था, जी। अब इन दोनों के दरमियान क्या आ रही है, रिपल्शन आ रही है, और अगर रिपल्शन आना शुरू हो जाए तो यहां पर एक और फोर्स भी लगेगी जो इस डाउनवर्ड मोशन के अपोजिट होगी। तो दैट्स व्हाई अब इसका नेट एक्सेलेरेशन क्या निकल आएगा, ऑब्वियसली नेट एक्सेलेरेशन जो है वो लेस देन जी होना चाहिए, बिकॉज यहां पर एक तो डाउनवर्ड मोशन है ड्यू टू द फ्री फॉल ग्रेविटी की वजह से, और एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, इन नेट फोर्स की वजह से नेट एक्सेलेरेशन भी जो होगा वो जी से कम निकल आएगा। अच्छा, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मूव करके यहां पर आ गया, अब बता दें अब हमारे पास इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो अभी भी लेस देन जी। वजह ये है कि अगर ये यहां पर आ जाए, ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट और क्वाइल एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो गए, और अगर एक दूसरे से दूर हट रहे हो तो आमने सामने अब कौन से पोल्स बनेंगे, इस सिचुएशन पर आमने सामने अपोजिट पोल बनते हैं। तो साउथ के सामने कौन सा पोल बनेगा, अब नॉर्थ पोल बनेगा। तो वंस अगेन अट्रैक्शन हो रही होगी, डाउनवर्ड मोशन फ्री फॉल की वजह से है, अपवर्ड उसे अट्रैक्ट करवाया जा रहा है, तो डेट से दोनों फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट एक्सेलेरेशन ए माइनस जी करके लिया जाएगा। तो डेट से वंस अगेन ये हमारे पास वैल्यूज लेस देन जी निकल आएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, वो किसी भी ऐसे कंडक्टिंग लूप के ऊपर रखा गया है जिसमें कंडक्टिंग लूप को हमने दरमियान में कट कर दिया, और अगर हम इसे यहां से ड्रॉप कर दें तो अब बता दें ईएमएफ क्या होगी। तो अब ईएमएफ तो आएगी लेकिन अब करंट मौजूद नहीं होगा क्योंकि लूप जो था वो क्लोज नहीं था। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है विच चेंजेस अ गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ लार्जर और स्मॉलर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग होनी चाहिए, उसको लार्जर या स्मॉलर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन होती है। इसका हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या होगी? तो ये 3 पैरामीटर पर इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड द कोर मटेरियल। प्राइमरी कॉइल के ऊपर आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देते हो, तो याद रखिएगा प्राइमरी कॉइल कौन सी कॉइल होगी? जहां पर हम पावर सप्लाई कर रहे होते हैं वो प्राइमरी कॉइल होगी। सेकेंडरी कॉइल पर भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही मिलती है, वो लार्जर या स्मॉलर होकर वो हम आगे सप्लाई करते हैं, तो डेट्स व्हाई यहां पर हमारे पास पावर क्या हो रही होगी? डिलीवर्ड हो रही। तो डेट्स व्हाई प्राइमरी कॉइल कौन सी कॉइल होती है? जहां पर हम पावर सप्लाई करते हैं। सेकेंडरी कॉइल कौन सी कॉइल होती है? जहां से पावर हम डिलीवर्ड कर रहे होते हैं। कोर मटेरियल का फंक्शन क्या होता है? तो देखें आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इस प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये आपस में लिंक्ड अप कैसे हैं? तो ये यहां पर लिंक्ड कैसे हैं? मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। जो फ्लक्स का चेंज प्राइमरी कॉइल में आया वो किसके साथ लिंक करेगा? सेकेंडरी कॉइल में। तो यही कोर मटेरियल का फंक्शन है। कोर मटेरियल को प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज करना होगा किसके दरमियान? प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान। और ऑलमोस्ट ये हम 100% फ्लक्स लिंकेज ही समझ रहे होते हैं। तो डेट्स व्हाई कोर मटेरियल जनरली हम आमतौर पर सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। जी, हमारे पास जो हम अगर इसमें सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना लगाकर इसकी कैलकुलेशंस करें तो ये हमारे पास इसकी प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यूज निकल आएगी, ये इसकी सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यूज निकल आएगी, और सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यूज को लेने के लिए हम यहाँ पर अब दोबारा म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना एक्ट करेंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं तो Vs ओवर Vp किसके बराबर आ जाएगा? Ns ओवर Np के। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना फ्लक्स का चेंज हमने प्राइमरी कॉइल में कंसीडर किया उतना ही फ्लक्स का चेंज हम किस में कंसीडर कर रहे होते हैं? सेकेंडरी कॉइल में। तो ये फ्लक्स का जो चेंज है वो सेम कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब मैंने पहले भी बोला कोर का फंक्शन भी यही होगा, ये प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज करता है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना इसमें Ns ओवर Np को हम टर्न्स रेशियो बोलते हैं। यहां से हम 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को तय कर लेते हैं। पहला टाइप हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, एक स्टेप अप जाना है, तो इसका मतलब है याद रखिएगा Vs क्या होना चाहिए? Vp से लार्जर। इक्वलिटी की दोनों साइड्स की इक्वेशंस में सेम फिनोमिना होल्ड कर रहा होता है। अगर Vs Vp से लार्जर है तो Ns भी किससे लार्जर निकलेगा? Np से। दिस मींस दैट Ns ओवर Np का जो हमारे पास रेशियो होगी वो लार्जर देन 1 होगी। अगला पॉइंट याद रखिएगा, Is की वैल्यूज लेकर Ip से लेस हो जाएगी। दिस मींस दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको स्टेप अप कर रहा होता है? वोल्टेज को, करंट को नहीं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें वही बातें दोबारा रिपीट करते हैं, फिनोमिना रिवर्स हो जाएंगे जी। Ns ओवर Np की रेशियो क्या निकलेगी? लेस देन 1 निकलेगी। क्यों लेस देन 1 निकलेगी? क्योंकि Vs जो है वो लेस होगा, Vp की वैल्यूज लार्जर होगी। दिस मींस दैट Ns की वैल्यूज लेस होगी और Np की वैल्यूज क्या हो जाएगी? लार्जर हो जाएगी। इसमें अगली बात याद रखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम Is की वैल्यूज लार्जर कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू द Ip। तो स्टेप डाउन किसको स्टेप डाउन कर रहा होता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा आइदर द स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं, बोथ पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर ही निकलती हैं। तो पावर इनपुट हमेशा पावर आउटपुट के बराबर होगी, आइदर द वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो डेट से कभी क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, तो डेट इज द पावर। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक और चीज भी कांस्टेंट होती है, डेट इज द फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी आप इनपुट पर दे रहे होते हो उतनी ही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर मिलती है। ये चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट होंगी, तो पावर भी और फ्रीक्वेंसी भी। और अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात होती तो आइडियल कंडीशन पर तो पावर कांस्टेंट है, प्रैक्टिकली पावर कांस्टेंट नहीं होती, कुछ एनर्जी लॉसेज आते हैं, अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो डेट से फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट मानी जाती है, डेट इज द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास याद रखिएगा, अगर हम इसमें आइडियल कंडीशन पर आते हैं, पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगी। पावर का फार्मूला IV लगाया, अगर इनपुट है तो IP VP, पावर आउट क्या हो जाएगी? IS VS।
तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम रिलेशन ड्राइव करते हैं तो ये रिलेशन वोल्टेज और करंट का निकल आया, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू द Ip ओवर Is। तो याद रखिएगा पावर को कांस्टेंट करने के लिए आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि वोल्टेज और करंट में कौन सा रिलेशन निकलेगा, इनवर्स। यही बात हमने यहां पर अप्लाई की थी। डेट्स स्टर्न रेशियो को हम एक जनरलाइज रिलेशन में लिख लेते हैं, डेट इज द NS ओवर NP इज इक्वल टू द VS ओवर VP, ये फार्मूला। और VS ओवर VP किसके बराबर था, IP ओवर IS के, डेट इज इक्वल टू द IP ओवर IS। ये एक फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूला से नंबर ऑफ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस भी कर लेते हैं। इस फार्मूला पर स्पेशली फोकस करना होगा आपको। ट्रांसमिशन लॉसेस कौन कौन से होते हैं जी, देखें ट्रांसमिशन लॉसेस क्या हैं। तो एक्चुअली यहां पर ये फार्मूला हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट नोयत का होगा, H हीटिंग लॉस, हीटिंग लॉस नहीं आना चाहिए ना, तो यही हमारे पास ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, डेट इज इक्वल टू द I स्क्वायर RT। यहां पर आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है जो हीटिंग लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब अगर हीटिंग लॉस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट ट्रांसमिशन केबल भी ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L ओवर A होता है। रेजिस्टेंस और एरिया में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है हीटिंग लॉस भी एरिया के साथ किस रिलेशन में होगा, इनवर्स में। दिस मींस दैट अगर हमें हीटिंग लॉस कम से कम करना है, ट्रांसमिशन लॉसेस कम से कम करना है, तो एरिया ऑफ ट्रांसमिशन केबल को लार्जर से लार्जर करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, अगर आप एरिया को लार्जर करते जाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो ये काफी बड़ी कॉस्ट हो जाएगी इस केबल की, जो कि फिजिबल नहीं रहती। तो डेट से अब सेकंड पैरामीटर पर आते हैं। H और I स्क्वायर में कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट। इसका मतलब है हीटिंग लॉस कम करना है तो करंट को कम कर दें, और ये काम हम यहां पर कर रहे होते हैं। इसीलिए तो हमने यहां पर ट्रांसफार्मर का डिवाइस बनाया। तो डेट्स से हम करंट को रिड्यूस कैसे करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाकर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो डेट्स से हमारे पास हीटिंग लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कुछ बुकिश इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपके घर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 250 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और कहां पर लगा होता है, रिंगिंग बेल के अंदर। एक बात और लिखी हुई है कि आपके घर में जो टेलीविजन है उसमें ट्रांसफार्मर की सेवरल सेकेंडरीज लगी होती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, जैसे चैनल्स चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो डेट्स वाई यहां पर हम ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो सेवरल सेकेंडरीज का होता है। नेक्स्ट लॉसेस को नाम हम देते हैं कोर लॉसेस, जिसे आयरन लॉसेस भी बोले जाते हैं। तो कोर लॉसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इसी वजह से पावर जो है वो इनपुट की आउटपुट के बराबर नहीं निकलती, बल्कि प्रैक्टिकल कंडीशन पर पावर इनपुट हमेशा लार्जर होगी एज कंपेयर टू द पावर आउटपुट। ये मैंने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए इक्वेशन लिखी है। सबसे पहली इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है जी एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, दैट इज द इंड्यूस करंट, जो किस में प्रोड्यूस होगा, कोर में, और ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंड्यूस करंट ही है, क्लोज पाथ के लॉन्ग आता है और परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों जी आ रहा है इंड्यूस करंट, देखो हमने अभी बोला प्राइमरी में फ्लक्स का चेंज हमने किससे कपल करवाया, सेकेंडरी में। और अगर फ्लक्स का चेंज आ जाए तो इसी हम यूनिट में पढ़ आए, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ लीड करेगी करंट को, तो अब एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। और वो जो करंट है एक जगह पर नहीं आएगा, कोर में जगह जगह डिफरेंट पॉइंट्स पर वो करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये करंट जो होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। इसकी कॉज क्या होती है, इस करंट की वजह से हीटिंग लॉस आता है। इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, लैमिनेटेड लेयर कोर से। लैमिनेटेड लेयर कोर का मतलब क्या है, हम ट्रांसफार्मर का एक सॉलिड ब्लॉक बनाने की बजाय डिफरेंट लेयर्स में आयरन शीट्स को काटते हैं और उसे प्रॉपर्ली लैमिनेट करके स्टैक अप कर देते हैं। तो यहां से एडी करंट क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका सेकंड हमारे पास जो कोर लॉसेज है, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस की वजह क्या होती है, दैट इज द एनर्जी लॉस्ट इन मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग द कोर। कौन सा हम इसमें ईएमएफ दे रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिंग। तो डेट से कंटिन्यूसली ये कोर मैग्नेटाइज हो रही होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी, फिर मैग्नेटाइज होगी और फिर डीमैग्नेटाइज होगी। इस कॉन्टिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से यहां पर कुछ एनर्जी लॉसेज आ सकते हैं। इस एनर्जी लॉसेज का नाम क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से भी क्या आता है, हीटिंग लॉस ही आता है। अब इसको कैसे कवर करते हैं, इसकी रेमेडी क्या है, इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कोर आयरन का बनाते हैं। आयरन का क्यों बनाते हैं, चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनका लूप एरिया, हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉलर बनता है। तो डेट से वहां पर एनर्जी डिसिपेशन भी क्या हो जाती है, वो कम से कम हो जाती है। तो डेट से हम स्टील की बजाय प्रेफर करेंगे कि हम आयरन की कोर बनाएं। इसमें हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा हुआ है, डेट इज द पावर आउट
ओवर पावर इन मल्टीप्लाई बाय द 100। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी एफिशिएंसी कैलकुलेट करवाई जाए तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर देंगे। एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के तरीकेकार क्या है? हाउ टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। हमें एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो ऑब्वियसली करना क्या होगा, सारे के सारे एनर्जी लॉसेस खत्म करने पड़ेंगे। पहला एनर्जी लॉस अभी हमने डिस्कस किया, एडी करंट की वजह से आता है, तो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ भी लिया कैसे रिड्यूस करते हैं। नंबर सेकंड, हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए हमने कहा आयरन कोर यूज करेंगे। नंबर थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स को कम से कम करना पड़ेगा। कौन सी कॉइल्स? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। नंबर फोर्थ, फ्लक्स कपलिंग बिटवीन द कॉइल। कौन सी कॉइल्स जी हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के दरमियान क्या करनी पड़ेगी? मैक्सिमम करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम फ्लक्स का चेंज जो प्राइमरी का है वो कपल हो जाए, लिंक्ड कर जाए सेकेंडरी के साथ। तो ये चार मेथड हैं जिससे हम एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर NS over NP is 1:6। आपसे कहा जाए जो टर्न्स रेशियो है वो 1:6 थी। अ ड्राई सेल ऑफ 6 वोल्ट, कीप इन माइंड इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ड्राई सेल। सेल या बैटरी डीसी का सोर्स होता है। अगर सेल या बैटरी डीसी का सोर्स होगा तो यहां पर हमने प्राइमरी पर कौन सी चीज अप्लाई कर दी? डीसी। और अगर डीसी लगा दिया तो फ्लक्स का तो चेंज आ ही नहीं सकता। तो अब आपसे जो मर्जी वैल्यूज यहां पर दे दी जाए और आपसे कहा जाए वीएस कैलकुलेट करना है तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वीएस का आंसर क्या निकलेगा? 0 वोल्ट निकलेगा। अभी हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर में हम गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को लार्जर या स्मॉलर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। दिस मींस दैट ट्रांसफार्मर नाम का कोई डिवाइस है तो वो सिर्फ एसी के लिए एक्ट कर रहा होता है। अगर आपने प्राइमरी पर डीसी लगा दिया, डीसी के सोर्सेज सेल या बैटरीज होते हैं, तो अब सेकेंडरी पर कोई वोल्टेज अपेयर नहीं हो सकती क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो थे नहीं, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड थे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है सेकेंडरी पर आउटपुट वोल्टेज भी नहीं मिल रही होगी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अ टर्न रेशियो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कीप इन माइंड वर्ड है टर्न रेशियो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 10:1। अब देखें ये सबसे पहली गलती होती है, स्टूडेंट फौरन से पहले लिखेंगे NS over NP is 10/1। ये गलत हो गया। आपसे तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए? प्राइमरी के। किसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए? सेकेंडरी के। तो दैट्स व्हाई ये आपका पास एक कीवर्ड था, आप इसे लिखेंगे NS over NP is equal to the 1/10 या NP over NS that is equal to the 10/1। तो यहां पर जरा ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ लफ्ज कहा जाता कि टर्न रेशियोस 10:1 है तो फिर अंडरस्टूड सी बात है वो 10/1 इज इक्वल टू द NS over NP ही होगा। लेकिन अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन का वर्ड लिख दिया गया है तो फिर थोड़ा काइंडली फोकस करना है और फोकस करने के बाद हमने NS और NP को तय करना होगा। तो ये इसमें कीवर्ड था। अगली बात कही गई, ये उसका करंट है, ये उसकी वोल्टेज है प्राइमरी की, आपने VS कैलकुलेट करना है। बस यही एक कीवर्ड था, ये बार अप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर निकल आएगा। NS over NP किसके बराबर आ जाएगा जी? VS over VP के। इसका मतलब हुआ VS किसके बराबर आ गया? दैट इज द NS over NP मल्टीप्लाई बाय द VP। NS over NP कितना था? दैट इज द 1/10। तो दैट्स VP कितना है? 440। आप 10 से डिवाइड कर दें तो 44 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। हम क्या कहते हैं, कौन सा करंट AC होगा? ऑल्टरनेटिंग होगा। हम कहते हैं ये ऐसा करंट है जो ऐसे वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग होती है। अगर वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी को बार बार रिवर्स कर रहा होगा तो अब जो आने वाला करंट होगा वो AC होगा। AC की वेव फॉर्म हम लाइक दैट ड्रॉ करते हैं। इसमें कंटिन्यूसली रिवर्सल हो रहा होता है, 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर दूसरी डायरेक्शन में आ गया और फिर 0। यहां पर आपको नजर आ रहा है जो मैक्सिमम करंट या वोल्टेज होगा इसे हम I0 मेंशन करते हैं। ये प्लस I0 होगा, ये माइनस I0 होगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वरना यहां पर ये दोनों वैल्यूज मैक्सिमम ही मानी जाती है। AC सोर्स कौन सा होता है? तो जनरेटर। DC करंट क्या होता है? DC करंट जनरली हॉरिजॉन्टल स्मूथ लाइन होती है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो होगी लेकिन एक्स एक्सिस वाली लाइन पर नहीं होगी क्योंकि करंट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। पल्सेटेड DC भी होती है। पल्सेटेड DC की शक्ल में ये जस्ट वैल्यूज थोड़ा पल्स के साथ चल रही होगी, जिसे ऑलमोस्ट हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही मानते हैं। DC सोर्सेज कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया सेल और बैटरी।
एसी को हम क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं? एसी की प्रेफरेंस की वजह है कि ये ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से और लो कॉस्ट पर। आसानी से कैसे ट्रेवल करता था? तो हमने करंट का फैक्टर रिड्यूस कर दिया था, तो डेट से हमारे पास लो कॉस्ट हो जाती है और हम इसमें स्टेप डाउन या स्टेप अप करके इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अगर डीसी सोर्स होता तो हीटिंग लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो डेट से ये चीपर नहीं रहता। इसमें याद रखिएगा कि वोल्टेज सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी को एक टाइम पीरियड में कितनी दफा रिवर्स कर रहा होता है? ओनली द वंस। कैसे जी? देखिए, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो रही थी, एक टाइम पीरियड का हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक वन साइकिल कंप्लीट हुआ, डेट इज टाइम पीरियड। तो ये इस डायरेक्शन से यहां पर आ गया, तो कितनी दफा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है? वंस। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। दिस मीन्स डेट अगर हम एक सेकंड की बात कर रहे होते तो अब हमारे पास क्या लफ्ज बोला जाता? डेट रिवर्स इज डायरेक्शन एफ टाइम्स पर सेकंड, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। वो कैसे जी? देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसे पाकिस्तान में जो एसी आपके घरों में सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ऐसे 50 साइकिल्स बनेंगे एक सेकंड में। अगर एक साइकिल में एक दफा रिवर्स कर रहा था तो 50 साइकिल में कितनी दफा रिवर्स करेगा? 50 टाइम्स। और वो 50 साइकिल्स कितने टाइम में बने थे? ओनली इन 1 सेकंड। तो डेट से एक सेकंड में ये वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी कितनी दफा रिवर्स करेगा? जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें याद रखिएगा, इसमें हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर ले जाने वाली क्वांटिटी टाइम और फेज होता है, जबकि वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज या करंट की वैल्यूज को ड्रॉ कर रहे होते हैं। ये ग्राफ हमारे पास साइनोसाइडल बनेगा। लेबलिंग कर लेते हैं। देखें, ये इसकी पीक वैल्यूज होगी, आइदर डेट इज द वी नॉट और आई नॉट। ये इसकी हमारे पास माइनस वी नॉट या फिर माइनस आई नॉट की वैल्यूज मानी जाती है। देखें, वोल्टेज या करंट जीरो कब होगा? जब टाइम जीरो होगा या फेज जीरो होगा। ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। वोल्टेज या करंट किस लम्हे पर अपनी पॉजिटिव पीक पर जाएगा? उस वक्त टाइम क्या था? t/4, जबकि फेज क्या था? π/2। दोबारा वोल्टेज और करंट जीरो कब हो जाएगा? पाई और t/2 रिस्पेक्टिवली फेज और टाइम बोले। वोल्टेज या करंट नेगेटिव पीक पर कब जाएगा? जब टाइम 3t/4 होगा और फेज कितना होगा? 3π/2। तो अब सिंपल सी बात याद कर लेते हैं। देखें, फेज जीरो हो, पाई हो, 2π हो, वोल्टेज और करंट जीरो वैल्यूज पर चले जाएंगे। फेज π/2 हो, वोल्टेज या करंट अपनी पॉजिटिव पीक पर होंगे। फेज 3π/2 हो, वोल्टेज और करंट अपनी नेगेटिव पीक पर होंगे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रहने चाहिए। देखिए, हमारे पास इसकी वोल्टेज या करंट की इक्वेशन लिखी कैसे जाती है? v इज v नॉट साइन ऑफ 2π/ft दैट इज इक्वल टू द v नॉट साइन, f की जगह मैंने 1 ओवर टाइम पीरियड लगा दिया, तो दैट इज इनटू द टाइम। i इज i नॉट साइन ऑफ 2π/ft दैट इज आल्सो टेकन एज द i नॉट साइन ऑफ 2π बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल t, वेयर कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड होगा और स्मॉल t क्या लिया जाएगा? दैट इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। ये इक्वेशन जरा ध्यान में रखिएगा। इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन की फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए i जो है वो 20 साइन ऑफ 100πt है, आप बता दें आई नॉट की वैल्यूज क्या होगी, आप बता दें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या होगी। तो जनरली हमें इसे कंपेयर करना होगा इसकी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है? i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/ft। तो आपको अब वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यूज निकल आई। तो आई नॉट कितना निकल आया? डेट इज द 20 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो अब आप साइन फंक्शंस को कंपेयर कर लें। तो साइन फंक्शन को कंपेयर करते हैं तो 2π/ft किसके बराबर निकलेगा? डेट इज 100πt। ये इससे कैंसिल हो गया, तो f किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेट इज द 50 हर्ट्ज। सिमिलरली आपसे कहा जा सकता था इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन में 2π डिवाइडेड बाय t इंटू टी लिखते, तो इसको कंपेयर करके टाइम पीरियड ले सकते थे। अगर आपसे कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिखते, तो ओमेगा टी और 100πt को कंपेयर करते तो हमारे पास यहां पर ओमेगा की वैल्यूज निकल आती। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपसे कह दिया जाए जो i है वो i नॉट बाय 2 अंडर रूट है, आप बता दें ये किस टाइम पर हो सकता है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो जनरल इक्वेशन है, जैसे i इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ऑफ 2π/t इंटू टी में ये वैल्यूज लगा दें। i की जगह पर क्या लिखा जो आपको गिवन था, डेट इज आई नॉट बाय 2 अंडर रूट। ये आई नॉट एज इट इज आ गया साइन ऑफ 2π बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। देखें हमारे पास होगा क्या, ये आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर क्या बचा 1/2 अंडर रूट, और ये साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा।
तो साइन ऑफ इनवर्स 1/2 अंडर रूट किसके बराबर होता है? ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये 45 डिग्री के बराबर होगा, या इसे π/4 भी लिख सकते हैं। यूनिट्स का डिफरेंस है ना, 45 डिग्री या π/4 रेडियन। दैट इज इक्वल टू द 2π/t इंटू टी। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 8 हो गया, और ये t इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो इंस्टेंटेनियस टाइम किसके बराबर आ गया? टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द 8 के। और अगर टाइम पीरियड आपको गिवन होता तो आप ये वैल्यूज के भी कैलकुलेट कर, जैसे कहा जाता है टाइम पीरियड जो है वो 16 सेकंड है, तो 16/8 किस टाइम पर ये ऐसा हो सकता है? तो 2 सेकंड्स पर। तो ऐसी कैलकुलेशंस हो सकती है। पीक वैल्यूज, कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है आपने। पीक वैल्यूज का मतलब है कि करंट या वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी, और ये पीक वैल्यूज को हम वी नॉट से ही, सिमिलरली आई पी को हम आई नॉट से कहते हैं। एक साइकिल में करंट या वोल्टेज कितनी दफा पीक पर जाता है? 2 दफा पीक पर जाता है। ये पीक भी इसकी पॉजिटिव पीक है और ये पीक उसकी नेगेटिव पीक है, लेकिन वैल्यूज में दोनों ही पीक मानी जाएंगी। तो एक साइकिल में करंट या वोल्टेज कितनी दफा अपनी मैक्सिमम पीक पर जाएंगे? 2 टाइम्स। इसके अलावा अगली डेफिनेशन है जी पीक टू पीक वैल्यूज। पीक टू पीक वैल्यूज क्या होती है? That is the sum of the positive and the negative peak. Sum of the positive and the negative peak. इसमें हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होगा। तो that's why जनरल इक्वेशन में हमारे पास ये V नॉट है, ये माइनस V नॉट है, तो V नॉट प्लस V नॉट करेंगे, माइनस का साइन इग्नोर कर दीजिएगा तो ये 2V नॉट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके पास एक फिगर बनी हुई है, ये प्लस 2V नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये माइनस V नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बता दें पीक टू पीक वैल्यूज क्या होंगी? तो पीक टू पीक वैल्यूज क्या होंगी? 2V नॉट प्लस V नॉट, नॉट द माइनस V नॉट। हमने सम लेना है नेगेटिव का साइन इग्नोर करके, तो आंसर क्या निकल आएगा? दैट इज द 3V नॉट। जी, हमने नेक्स्ट क्वांटिटी जो पढ़नी है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम RMS वैल्यूज भी बोलते हैं। RMS वैल्यूज के लिए याद रखिएगा, जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यूज लेते हैं तो पॉजिटिव पीक प्लस माइनस ऑफ द नेगेटिव पीक डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर 0 निकलेगा। तो डेट्स याद रखने वाला पॉइंट है एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज फॉर एसी दैट इज 0, ये 0 होती है। जबकि एवरेज पावर फॉर एसी जो है वो 0 नहीं मानी जाएगी, बिकॉज पावर जो है वो I²R या V²/R से ली जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज का जब आप स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर ये एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज 0 हो गई है तो अब हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं? तो अब हम वैल्यूज लेते हैं RMS। तो जितने भी AC कैलिब्रेटेड डिवाइसेस होते हैं वो कौन सी वैल्यूज को मेजर कर रहे होते हैं? वो RMS को। और जो DC कैलिब्रेटेड डिवाइसेस होते हैं वो किस वैल्यूज को मेजर कर रहे होते हैं? वो हमारे पास एवरेज वैल्यूज को मेजर कर रहे होते हैं। देखिए हमारे पास ये एक AC का साइकिल है, हम इसमें से कोई से पॉइंट्स ले लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्योंकि दोबारा हम उसी जगह पर वापस पहुंच गए। अब हम RMS कैसे लेंगे? RMS। तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स लिए हमने एक पूरे साइकिल में, उन सब का स्क्वायर लेना होगा। तो 0 का स्क्वायर, वोल्टेज यहां पर 0 थी, यहां पर वोल्टेज या करंट क्या होगा? पीक होगा, तो डेट से I नॉट या V नॉट का स्क्वायर। तीसरे पॉइंट पर वोल्टेज या करंट फिर 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर। और फोर्थ पॉइंट पर वोल्टेज या करंट नेगेटिव पीक पर चला गया तो उसकी नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना होगा? सेकंड पॉइंट पर आपने मीन लेना होगा इन सारी वैल्यूज को, सबको स्केल लिया, सबको जमा करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो 0 स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस I नॉट स्क्वायर। कितनी क्वांटिटीज थी हमारे पास जी? 4, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया। नंबर थर्ड पॉइंट पर हमें क्या लेना होगा? अब रूट लेना होगा। तो हम इन क्वांटिटीज का अब रूट ले लेते हैं। इन सब के ऊपर हमने रूट दे लिया तो ये IRMS कहलाएगा। अब देखें यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट क्या निकलेगा? ये 2 I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट निकलेगा। दैट्स व्हाई ये I नॉट स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये I नॉट हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास IRMS की वैल्यूज निकलती है। सिमिलरली अगर आपने VRMS लिखना होगा तो V नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा। IRMS किसके बराबर आ गया? I नॉट बाय 2 अंडर रूट के। 2 अंडर रूट 1.4 होता है तो I नॉट ओवर 1.4 होता है, और 1.4 को 0.707 बोलते हैं। तो आप फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप दोनों वोल्टेज और करंट की शक्ल में याद रखिएगा। इसमें से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे लेट्स सपोज कह दिया जाए कि करंट जो पीक था वो 10 एम्पेयर था, बताए RMS की वैल्यूज क्या होगी? तो 10 को 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो RMS करंट कितना निकल आएगा? 7 एम्पेयर। सिमिलरली हम पीक वोल्टेज को या पीक करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पीक वोल्टेज क्या निकलेगी? 2 अंडर रूट VRMS।
आई नॉट क्या निकलेगा 2 अंडर रूट आई आर एम एस। 2 अंडर रूट किसके बराबर होता है 1.4 इंटू द वी आर एम एस, हमारे पास इसका एक्सप्रेशन निकल आएगा। अब यहां पर याद रखिएगा, देखें आपसे कह दिया जाए कि वी आर एम एस की वैल्यूज 10 वोल्ट थी, तो पीक वोल्टेज क्या होगी, तो ये 10 और 1.4 से मल्टीप्लाई करके पीक वोल्टेज किसके बराबर निकल आई, डेट इज द 14 वोल्ट। एक पॉइंट और याद रखिएगा, आईआरएमएस की वैल्यूज हमेशा लेस होती है पीक वैल्यूज से, चाहे वो वोल्टेज की शक्ल में बात करें, चाहे वो हम करंट की शक्ल में बात करें। कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं ताकि देखें कि इस यूनिट में से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें हमारे पास एक एमसीक्यूज है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज is represented by the equation V is equal to the 300 sin of 100 pi t. What is the frequency? आपने बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आपने सिंपल क्या करना होगा, हमें जो इक्वेशन दी गई है हमने इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से क्या कर देना होगा, कंपेयर कर देना होगा। ये आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन थी। अगर ओमेगा कैलकुलेट किया जाता तो हम यहां पर साइन ऑफ ओमेगा टी लिख देते। अब आपको नजर आ रहा है कि ये तो पीक वोल्टेज है, अगर आपसे पीक वोल्टेज की वैल्यूज पूछी गई होती तो आप 300 वोल्ट लिख देते। अगर आपसे कहा जाता वीआरएमएस कैलकुलेट करें तो पहले पीक लेते और फिर हमारे पास वीआरएमएस का फार्मूला यूज करते। वीआरएमएस किसके बराबर निकलता, डेट इज द पीक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 0.7। लेकिन अब पूछा फ्रीक्वेंसी की है तो हम इस फ्रीक्वेंसी के लिए इस फंक्शन को कंपेयर करेंगे, डेट इज द 100 पाई टी, दिस वन इज द 2 पाई एफ टी। ये टी और पाई इससे कैंसिल हो गए तो 2f किसके बराबर आ गया 100 के, तो f बेटा किसके बराबर आ जाएगा 100/2 एंड डेट इज द 50 हर्ट्ज। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेट इज द चार्ली। जी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ वी गिव अ डीसी डायरेक्ट करंट दिया गया टू द ट्रांसफार्मर और कौन सी ट्रांसफार्मर की कॉइल को दिया गया है, प्राइमरी कॉइल को, देन देयर विल बी, तो अब हमने अपनी ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन देखनी है। लेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, नो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। जो वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी और वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बराबर होंगे, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी लार्जर निकलेगा वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी से। कौन सा करंट दिया गया है जी, डायरेक्ट करंट। क्या डायरेक्ट करंट अपने फ्लक्स को चेंज कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। स्टेडी करंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था ही नहीं, कनेक्शन मैग्नेटिकली लिंक था। तो जब एक कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी में जाकर लिंक्ड अप ही नहीं हो रहा क्योंकि उसमें फ्लक्स चेंज कर ही नहीं रहा था, तो डेट से सेकेंडरी पर ईएमएफ इंड्यूस्ड भी नहीं होगी। दिस मींस दैट इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। एक और क्वेश्चन है जी, इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा लफ्ज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पूछा गया है। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स टेक प्लेस, बता दिया गया म्यूचुअल इंडक्शन हो गई। इन सच ट्रांसफार्मर व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द पावर, अपने पावर्स के बारे में कौन सा रिजल्ट सही समझा जाएगा। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो पावर इनपुट किसके बराबर निकलती, पावर आउटपुट के। अब लफ्ज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कौन सा रिलेशन होगा, पावर इनपुट जो होगी वो लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द पावर आउटपुट के। तो ये आपस में बराबर निकली, तो ये गलत ऑप्शन है। पावर आउटपुट जो है वो ग्रेटर है पावर इनपुट से, ये भी गलत ऑप्शन है। पावर आउटपुट कभी भी पावर इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन हो जाएगी। पावर आउटपुट या तो बराबर होगी या ग्रेटर होगी इनपुट से, ये भी गलत है। पावर आउटपुट हमेशा लेस निकलेगी पावर इनपुट से फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a metal rod of length 10 centimeter is moving across a magnetic field with the velocity 0.5 meter per second in direction perpendicular to that field whose value is the 0.2 Tesla. What is the EMF produced in that rod? आपने बताना है इस रॉड में कितना EMF इंड्यूस हो चुका होगा। तो मोशन का वर्ड है, लीड कर रहा है कि मोशनल EMF वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज अ VBL sin थीटा। वैल्यूज रिप्लेसमेंट में दे दीजिएगा। वेलोसिटी है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, लेंथ की वैल्यूज है 10 इंटू 10 रेज की पावर -2 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ 90 डिग्री। आप सबको पता है साइन ऑफ 90 की वैल्यूज होती है 1, तो डेट से अब आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, ये 5/10 लिखा जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास एक 10 है और ये 10 रेज की पावर -2 है और ये 1 हो चुका था।
ये 10 से तो 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 5 2s आर 10, तो ये 10 और ये 10 रेज की पावर -2 कितने बच जाएंगे, दैट इज 10 रेज की पावर -1 ओवर 10, तो डेट्स वाई आंसर क्या निकलेगा, 10 रेज की पावर -2 वोल्ट। ये 10 रेज की पावर +1 ऊपर जाकर जब इसे ऑपरेट होगा तो वो भी 10 रेज की पावर -1 हो जाएगा, तो 10 रेज की पावर -1 इंटू 10 रेज की पावर -1 किसके बराबर आ जाएंगे, 10 रेज की पावर -2 वोल्ट के। अब अपनी ऑप्शंस देखते हैं कौन सी ठीक है। 2 इंटू 10 रेज की पावर -3 गलत होगी, 0.5 इंटू 10 रेज की पावर -2 ये भी गलत हो गई, 1 इंटू 10 रेज की पावर -2, तो डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इन तमाम पॉइंट्स, इन तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखिएगा और उनकी प्रैक्टिस के लिए हमारी वर्कशीट का कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।